अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, विजिंग बेस वीडियोस के साथ मैं हूं इतरत ज़हरा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स का मकसद लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करना होता है और आज के हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट भी कुछ इसी किस्म का है। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ ऐसे खानदानों की मुश्किलात की जिनके खानदान का कोई ना कोई मेंबर नशे की बीमारी का शिकार है। और गुफ्तगू में मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ मौजूद है विलिंग बेस की डायरेक्टर काउंसलिंग मैडम उज़्मा सदाकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। मैं चाहूंगी कि मैं अपने नाजरीन की मालूमात के लिए थोड़ा सा मैडम का तारुफ बयान कर दूं। मैडम क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल है और इसके साथ साथ हिप्नोथेरेपी में भी डिप्लोमा रखती हैं और एनएलपी में भी सर्टिफाइड है और इसी के साथ साथ एक तवील अरसे से इनका ताल्लुक जो है वो एडिक्शन ट्रीटमेंट से है। उन्होंने 2015 में इंडिया में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट किया जिसका मौजू था स्ट्रक्चर्ड एडिक्शन ट्रीटमेंट। और सबसे अहम बात जो मैं इनके तारुफ में आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स की तरफ से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इनकी खदमात को सराहते हुए इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम के तहत मैडम को 2016 में अपना मेहमान भी बनाया। इसके अलावा बहुत से टीवी प्रोग्राम्स में भी मैडम अपीयर हो चुकी हैं और हाल ही में इन्होंने एक इंटरवेंशन पर एक ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट की है यूएस से और इस ट्रेनिंग के कंप्लीट करते ही वो पाकिस्तान की पहली सर्टिफाइड क्लिनिकल इंटरवेंशनिस्ट है। तो मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि इस प्लेटफॉर्म पर मुझे और मैडम उज़्मा सदाकत को ये मौका मिला है कि हम ऐसे खानदानों की रहनुमाई कर सकें जिनका कोई ना कोई मेंबर जो है इस बीमारी का शिकार है और इस प्रॉब्लम से साल से वो निपट रहे हैं और खामोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि वो अपने इस दुख का किसी के साथ शेयरिंग भी नहीं कर सकते, किसी को ये बता भी नहीं सकते क्योंकि सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा माना जाता है कि अगर फैमिली का कोई मेंबर नशे की बीमारी का शिकार हो जाए तो उसे एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती। तो मैडम इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहली बात तो मैं नाजरीन को ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे हम सब लोग उन फैमिलीज को हेल्प करने के लिए हैं और ये प्रोग्राम भी उसकी एक कड़ी है जिसके थ्रू हम बहुत से ऐसे खानदानों को हेल्प कर सकते हैं जो कि किसी भी ट्रीटमेंट से कांटेक्ट में आने में अभी डिफिकल्टी महसूस करते हैं। सो हमारा प्रोग्राम माइट भी उनको हेल्प कर सके कि वो उन डिफिकल्टीज को ओवरकम करके इवेंचुअली वो अपने किसी प्यारे के लिए किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर से कांटेक्ट में आ सके। दूसरी एक चीज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही है कि फैमिली साल तक साइलेंस में रहती हैं। वो ये सच खुद को भी बताने से कतराती हैं कि उनके घर में नशे की बीमारी डेरे जमाई हुई है। ये उनके लिए कोई बहुत तकलीफ का सूरत हाल है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करते और साल वो डिनाइल की जिंदगी में रहते हैं और इन गुजरते सालों में बहुत सारे नुकसानात का भी सामना उन्हें करना पड़ता है जो वो बड़ी खामोशी से कभी अंदर खाने अपने डरते हुए सारे उन नुकसानात को सहते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी दूसरे बंदे को या फर्द को या खानदान के किसी दूसरे मेंबर को ये बताने से गुरेज करते हैं कि उनका कोई प्यारा जो है वो नशे की जिंदगी में दिन रात तड़प रहा हो। सही। और ये हमारे नाजरीन के लिए ये बहुत मददगार साबित होगा कि वो भी इस चीज को रिलेट कर सके कि अगर उनके घर में या उनके इर्द गिर्द माशरे में अगर कोई शख्स इस बीमारी का शिकार है तो उनको काफी मदद मिलेगी हमारे इस प्रोग्राम से कि सबसे पहला काम जो वो कर सकते हैं वो ये है कि वो उस खुद फरेबी से बाहर निकले, उस बीमारी से बाहर निकले कि जिसमें वो मानने को ही तैयार नहीं या उनका ज़हन इस चीज को कबूल ही नहीं करता कि हमारे घर का भी कोई शख्स जो है। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि हमारे लिए बीइंग प्रोफेशनल ये कह देना शायद बहुत आसान है कि हमारी थोड़ी सी हेल्प से कोई इस खुद फरेबी में से बाहर निकल सके, जबकि साइंटिफिक फैक्ट्स ये हमें बताते हैं कि कोई भी फैमिली जब पहली दफा किसी ट्रीटमेंट सेंटर से राब्ता करती है तो ऑन एवरेज वो 7 ईयर इस तकलीफ में
सहते हुए आ रही होती है। कभी कोई फैमिली 5 साल के बाद किसी ट्रीटमेंट सेंटर से राब्ते में आएगी, कभी कोई 15 से 20 इयर्स के बाद भी राब्ते में आते हैं। सो ऑन एवरेज कोई भी फैमिली आफ्टर 7 ईयर किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर से राब्ता करती है। इसकी वजह क्या हो सकती है कि इतनी ट्रीटमेंट में आने के लिए जो इतनी ताखीर देखी गई है, इसकी क्या रीजन है? एक तो ये कि सबसे पहले वो मानते नहीं है। सबसे पहली चीज तो डिनाइल है कि उनका दिल ये इकरार नहीं करना चाहता कि उनका कोई प्यारा नशा कर रहा है, मुसलसल कर रहा है, और नशे से बहुत सारी तकलीफों का सामना भी कर रहा है। नशा करना एक अलहदा पहलू है, लेकिन नशा करके तकलीफों को फेस करना ये एक दूसरा अहम पहलू है, जिसको कि हम डिजीज के अंदर कैटेगरी के अंदर लेकर आएंगे। सो उनका सबसे पहली चीज तो दिल नहीं मानता, क्योंकि हम में से किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया होता जब भी हम पेरेंट के रुतबे तक पहुंचते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो कल कला को नशा करके अपनी जिंदगी बर्बाद करता हुआ हमें नजर आएगा। हम सब बड़े खूबसूरत ख्वाबों के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं कि कल को हमारा जो बच्चा है वो कोई बड़ी पोजीशन गेन करेगा, वो किसी इदारे का सीईओ होगा, वो कोई डॉक्टर होगा, वो कोई पायलट होगा, वो कोई इंजीनियर होगा, वो कोई सोफिस्टिकेटेड जॉब कर रहा होगा। लेकिन हम ये इमेजिन नहीं कभी करते कि वो कभी किसी बुरे हाल में, किसी बीमारी में भी मुब्तला हो सकता है। और जब हम ये इमेजिन नहीं कर सकते तो हमें इस मानने के साथ अपने बहुत सारे ख्वाबों को तोड़ना भी पड़ता है। वो ख्वाबों के जो महल हम सजाए हुए होते हैं, वो जब हम तोड़ने की तरफ जाते हैं तो हमें काफी तकलीफ होती है। तो ये जो तकलीफ है ये हमें इस एक्सेप्टेंस के सफर को तय करने से रोके रखती है। बहुत ही खूबसूरत आपने इसकी एक वजाहत हमारे सामने पेश की है। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पूरी दुनिया में ये बात तो तयशुदा है कि एडिक्शन डिजीज जो है वो एक फैमिली डिजीज है, यानी इसमें सब्सटेंस का जो असर है वो किसी एक शख्स की जिंदगी पर नहीं पड़ता, बल्कि जितने खानदान हमारे पास यहाँ एक्सपीरियंस हमने किया है, जितने खानदान हमारे पास यहाँ आते हैं वो सब भी किसी न किसी तरह बीमारी का शिकार होते हैं। तो ये जो फैमिली डिजीज कही जाती है, ये आप थोड़ी सी वजाहत हमारे नाजरीन के लिए करें। अच्छा, बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि साइंस हमें बता देती है। जैसे साइंस ने हमें 1959 में बता दिया कि जो नशे की बीमारी है ये कोई फिजिकल इलनेस है, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे अभी भी ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि ये एक्सेप्ट नहीं करते कि ये कोई फिजिकल इलनेस है या कोई जिस्मानी मर्ज है, बल्कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये कोई बुरी आदतों का खमियाजा है जो वो भुगत रहे हैं। ये कोई लैक ऑफ ट्रेनिंग पेरेंट्स ने नहीं की जिसकी वजह से उनका बच्चा ड्रग एडिक्शन में है, क्योंकि हमें कल्चर से ऐसे ही, सोसाइटी हमें ऐसे ही मैसेजेस देती है। जहां तक बात है कि एडिक्शन जो है वो फैमिली डिजीज भी है, ये कोई उससे आगे का सफर है कि सबसे पहले तो हमें ये मानना है कि नशे की बीमारी एक जिस्मानी बीमारी है, और दूसरी ये अहम चीज कि इस बीमारी का कोई एक पहलू नहीं है, बल्कि इसका दूसरा पहलू ये है कि पेशेंट के साथ साथ फैमिली भी एक ऐसे मर्ज में मुब्तला होती है जिसमें से उन्हें निकलने की जरूरत है। उसको हम हमरोगी का मर्ज कह सकते हैं। एक पहलू उसका हमरोगी है। फिर फैमिली पेशेंट के अंदर जब हम देखते हैं कि जब वो नशे की डिजीज में प्रोग्रेस करता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो उसके जिस्मानी हालात थोड़े कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, उसके इमोशनल जो पहलू है वो थोड़े डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, वो बहुत गुस्सा करने लगता है, वो बहुत इरिटेटेड हो जाता है, एजिटेटेड होता है, उसके डिसीजन मेकिंग जो है वो पुअर होना शुरू होती है, उसकी जजमेंट इंपेयर्ड हो जाती है, वो राइट एंड रॉन्ग में तमीज नहीं कर सकता, कौन सी चीज उसके फायदे में है, कौन सी चीज का उसको नुकसान पहुंचेगा, इन चीजों में वो फैसला नहीं कर सकता, वो रिस्क टेकिंग करना शुरू कर देता है, ऐसे बिहेवियर्स को अडॉप्ट करता है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस को वो पहले मेजर नहीं करता। ओवर स्पीडिंग जैसे हम बात करते हैं कि वो करना शुरू कर देता है। तो उसके फिर सोशल एस्पेक्ट पे भी इफेक्ट होता है। सोशल एस्पेक्ट में कि वो फ्रेंड्स जो नशा नहीं करते वो ग्रेजुअली उससे डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी संगत सिर्फ ऐसे ही दोस्तों में होना शुरू हो जाती है जो उस जैसा नशा करते हैं। उस जैसे नशे करने से मेरी मुराद है कि ज्यादा आम लोगों से ज्यादा मिकदार में नशा करते हैं, और नशा करके वो ऐसे डिसरप्टिव बिहेवियर्स में मुब्तला होते हैं जो कि हमें आमतौर पे नजर नहीं आते। इसके अलावा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है उसके वीक होना शुरू हो जाते हैं, यानी सच और झूठ में वो बहुत तमीज जो है वो नहीं कर सकता। वो अपनी नशे की बीमारी को सपोर्ट करने के लिए झूठ दर झूठ भी बोलना शुरू कर देता है। इसके अलावा ऐसे दोस्तों अहबाबों से तमीज से बात करना, बड़ों का अदब करना, छोटों को रिस्पेक्टफुली बात करना, ये सारी चीजें उसकी लाइफ से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती हैं। फिर अगर वो कोई स्कूल ज्वाइन किए हुए है, किसी कॉलेज में है या किसी जॉब में है,
तो ग्रेजुअली वो इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी अपने हाथों को वापस खींचना शुरू कर देता है। और अगर वो स्कूल कॉलेज में है तो उसके ग्रेड्स गिरना शुरू हो जाएंगे, उसके कॉलेज की तरफ से आपको मैसेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे कि आपका बच्चा जो है वो क्लासेस अटेंड नहीं करता, उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं है। और यूजुअली बच्चों की कोशिश होती है कि वो ऐसी चीजों को बाहर खाने ही हल करे और पेरेंट्स के जाली सिग्नेचर करके वो वहां पे अपने कॉलेज या स्कूल में सबमिट करवा दे। इसके अलावा अगर वो कोई जॉब करता है तो वहां पे वो रेगुलरिटी उसकी मुतासिर होगी, वो अपनी वाइफ को कहेगा कि तुम झूठ बोल दो, मैं बीमार हूं। सो ये सारी जो पहलू है ये उस फर्द की बीमारी को जाहिर कर रहे हैं। अब जब हम फैमिली को देखते हैं तो फैमिली की भी फिजिकल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एडिक्शन में किसी प्यारे के साथ रहना ऐसा ही है जैसे आप जलजिले की पट्टी पे घर बनाए हुए हैं जिसमें हर थोड़ी देर के बाद जलजिले आते हैं और अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। आपको नहीं पता अगला जलजिला कब आएगा, आपको नहीं पता कि ये कितनी देर तक रहेगा। आप पहले से तैयारी बिल्कुल भी नहीं करके रखते, क्योंकि आपको लाइफ में कभी सिखाया ही नहीं गया कि अगर किसी प्यारे को नशे की बीमारी हो जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करें। सो आप अपने जो किचन टेबल सॉल्यूशंस हैं, जो घरेलू टोटके हैं, उसके थ्रू उसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आमतौर पे ये वही बच्चे होते हैं जिन्हें आप बचपन में बड़े अच्छे तरीके से थप्पड़ लगा के, थोड़ा प्यार से समझा के और अपनी बातों को मनवा लेते हैं। लेकिन जब वो टीन एज में पहुंचते हैं और आगे एज में प्रोग्रेस करते हैं तो फिर उन्हीं बच्चों को हैंडल करना पुराने तरीकों से आपके लिए मुश्किल होना शुरू हो जाता है, खास तौर पर अगर कोई बच्चा नशे की बीमारी में भी मुब्तला हो जाए। सो फैमिली एक क्रोनिक स्ट्रेस के अंदर रहती है। क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो डिफरेंट क्रोनिक इलनेसेस को इनवाइट करता है, जिसमें हम देखते हैं अक्सर के हमारे पास जो फैमिलीज आती हैं उसमें डायबिटीज आपको बड़ी कॉमन मिलेगी, दैट इज अ क्रोनिक डिजीज। उसमें आपको हार्ट के इश्यूज बड़े, हार्ट डिसऑर्डर्स के इशू बड़े कॉमन आपको मिलेंगे। उसमें आपको डिफरेंट साइकाइट्रिक इलनेसेस देखने में नजर आ सकती हैं, या डिफरेंट जैसे हाइपरटेंशन के इश्यूज हैं। सो डिफरेंट क्रोनिक जिस्मानी बीमारियां जो है वो आपको फैमिली में भी नजर आती हैं, जो कि यूजुअली उस सारे क्रोनिक स्ट्रेस को मैनेज करने के नतीजे में वो बिल्ड हुई होती हैं। फिर हम फैमिली की अगर मेंटल हेल्थ को देखें तो फैमिली जो किचन टेबल सॉल्यूशंस हैं उन्हें रिपीटेडली बार बार करती है और साल तक करती रहती है। सो ऐसे तरीके जिससे कोई फायदा नहीं मिलता, अगर हम बार बार वही रिपीट किए जाए और हर दफा हम किसी डिफरेंट नतीजे की तवक्को रखें तो इट इज एन फॉर्म ऑफ इंसैनिटी। इसको हम इंसैनिटी कहेंगे। फैमिली के जो रवैये हैं वो भी खराब होना शुरू हो जाते हैं अपने पेशेंट से निपटते हुए, जिसमें फैमिली कभी उससे गुस्सा करती है, उसको प्रोवोक करती है, कभी उसको डांट टपट के प्यार से समझाएगी, कभी उसकी मिन्नत समाजत करेगी, कभी उसको थ्रेट देगी कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे अगर तुम यही कुछ करते रहे, कभी उसको वो घर से भी निकाल देंगे और फिर पीछे माएं फिक्र करती रहेंगी कि अब वो रात को पता नहीं कहाँ पे सोया है, स्ट्रीट पे है या किसी फ्रेंड के पास है, और वापसी कैसे उसकी मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि कभी भी घर से निकाल के पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को चैन की नींद नहीं सोते। सो फैमिली की इमोशनल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी। फिर फैमिली सोशल कॉन्टेक्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना शुरू कर देती है, ताकि उन्हें लोगों को ये आंसर ना करना पड़े कि उनका बेटा कहाँ है या बेटी कहाँ है, या आज वो अगर किसी बर्थडे पार्टी में इनवाइटेड थे तो वो नहीं जाएंगे ताकि लोग ना पूछे कि वो कहाँ पे है, और उनके लिए ये बताना नामुमकिन सी चीज दिखाई देता है कि वो घर में बैठा नशा कर रहा है। सो फैमिली अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करना शुरू करके सिर्फ हाउस बाउंड जो है वो होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा शेम का एलिमेंट काफी ज्यादा फैमिली के अंदर आता है कि फैमिली किसी साथ वाले अपनी बहन या भाई को या साथ वाले घर वालों को बताने से भी गुरेज करते हैं कि उनका बच्चा जो है वो घर में भी अपना नशा करना शुरू कर, वो लोग सुन भी रहे होते हैं, उन्हें ये सारी खबरें जो है, जिस भी घर जगह पे कोई किसी घर के अंदर कोई नशे का मरीज है तो इर्द गिर्द में पूरी सोसाइटी को पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन फैमिली चूंकि डिनाइल में होती है, उनका ख्याल होता है कि ये अभी तक घर में ही है। और यूजुअली देखा यह जाता है कि फैमिली से पहले तकरीबन पूरे मोहल्ले को पता चल चुका होता है कि ये नशा करता है। फैमिली वो लास्ट मेंबर्स होते हैं जिन तक ये सच जो है वो उस वक्त पहुंचता है जब पूरे घर के अंदर जो है वो हाथी घूम रहा होता है, और उनके लिए एंड पे जो है वो डायग्नोज वो कर सकते हैं कि अच्छा नाउ देयर इज सम प्रॉब्लम। लेकिन उनके लिए फिर भी इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि ये कोई प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम है, ये मुश्किल होता है। यूजुअली वो वही पुरानी चीजें जो है वो इस्तेमाल करके मैनेज पूरी सोसाइटी में एक अवेयरनेस नहीं है ना, सभी लोग मानते हैं कि ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ है, ये कोई गुनाह है, ये कोई दीन से दूरी है,
ये कोई खराब आदत है? ऐसा ही है। और यूजुअली जब फैमिली किसी से राब्ता भी करती है तो वो ऐसे लोगों से राब्ता करती है जो इस बीमारी में एक्सपर्ट नहीं होते। वो अपनी बहन से राब्ता कर सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर, भाई से राब्ता कर सकते हैं, किसी सास ससुर से राब्ता कर लिया, किसी स्कूल टीचर से राब्ता कर लिया, जिनके बारे में उनका ख्याल है कि ये उनकी बात को आगे जो है वो नहीं करेंगे और उन तक ही महदूद रहेगी। सो ये वो लोग होते हैं जिनकी कोई खास ट्रेनिंग एडिक्शन में भी नहीं होती। सो वो अपनी समझबूझ के मुताबिक अपने पर्सनल विजडम से कोई ना कोई रेडीमेड सोल्यूशन उनको दे देते हैं जो वो ऑलरेडी अप्लाई कर रहे होते हैं और जो कारगर नहीं होता। सो अगर हम यूं कहें कि फैमिली डिजीज ये इस तरीके से है कि एडिक्शन जो है वो एक ही कॉइन की टू साइड्स है। एक तरफ पेशेंट के सेम वही बिहेवियर हैं तो दूसरी तरफ फैमिली के भी वही बिहेवियर उसकी एडिक्शन को मैनेज करने के नतीजे में फैमिली ग्रेजुअली और स्टेडीली जो है वो अडॉप्ट कर लेती है। सही, बहुत ही शानदार अंदाज में आपने बताया, जैसे आपने रिलेट किया कि एक ही कॉइन के दो पार्ट है और जहां पेशेंट बायोसाइको सोशल डैमेजेस के साथ है और वहां पर साथ साथ पैरेलल फैमिली की भी बायोसाइको सोशल डैमेजेस जो है वो चलते रहते हैं। और जितना ये प्रॉब्लम क्रॉनिक होता जाता है, पुराना होता जाता है, चीजें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल डिटेरियोरेट होती चली जाती है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें नाजरीन मैं आपको यहाँ पर एक देना चाहूंगी एक ऑफर कि आप कमेंट के बार में अगर आप कोई क्वेश्चन लिखना चाहें, अगर हम आपकी कहीं भी कोई मदद कर सकें तो आप क्वेश्चंस के जरिए आप हम तक अपना पैगाम पहुंचाएं। हम जिस हद तक मुमकिन होगा आपके सवालों को एड्रेस करेंगे और उनका जवाब जो है हम आपको देंगे। तो मैं अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगी। मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से, चूंकि फैमिली भी पेशेंट की बीमारी को साथ साथ बढ़ती जा रही है, फैमिली की भी बीमारी, तो ऐसे कौन से रवैये हैं फैमिली के जो कि पेशेंट को हर्ट करते हैं? क्योंकि असल में तो डिजीज का शिकार मरीज है, तो फैमिली की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना थोड़ा ज्यादा बेहतर है, यानी आसान है हमारे लिए भी। तो ऐसे कौन से रवैये हैं जिनको फैमिली एक्ट आउट करती रहती है और पेशेंट जो है वो हर्ट होता रहता है? दो बुनियादी रवैये अगर फैमिली अपने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दे और उन्हीं को ही मैनेज करने से ये रिकवरी का सफर स्टार्ट करे तो कदरे चीजें आसान उनके लिए होना शुरू हो जाएंगी। ये दो रवैये, एक तो प्रोवोकेशन का रवैया है जिसमें फैमिली प्रोवोक करती है, पेशेंट से गुस्सा करती है, पेशेंट को थ्रेट करती है कि तुम घर से चले जाओ, फिर पेशेंट को बुरी बुरी बातें करती है, पेशेंट को ताने देती है, पेशेंट को ऐसी चीजें कन्वे करती है जिससे वो भी गुस्से में भड़के और उनके साथ क्लैश की सूरत हाल जो है, कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल जो है वो पैदा होना शुरू हो। सो ऐसे तमाम रवैयों को हम प्रोवोकेशन रवैया कहेंगे, जैसे घर से निकाल देना या पैसे बंद कर देना या थ्रेट करना कि वो उसे मजीद सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ऐसी सारी चीजें जो हैं वो प्रोवोकेशन के रवैये में आती हैं। नंबर 2 जो बिहेवियर है वो इनेबलिंग बिहेवियर है। इनेबलिंग बिहेवियर से मेरी मुराद है कि फैमिली ऐसी चीजें करती है बज़ाहिर जो कि उनके ख्याल में वो पेशेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो पेशेंट को ज्यादा तकलीफ की तरफ लेके जा रहे होते हैं, वो बीमारी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। उन रवैयों में जैसे पेशेंट के बिल्स को पे करना, पेशेंट को कोई गाड़ी की सहूलत प्रोवाइड करना जो उसने नशा खरीदने के लिए करनी है, या फ्रेंड्स बाज़-औक़ात करते हैं कि पेशेंट को फैमिली ने घर से निकाल दिया तो वो उसको अपने घर पे ठहरा लेते हैं और वो फिर नशा भी उसके लिए प्रोवाइड करते हैं। अपने घर नहीं ठहराते तो किसी होटल में ठहरा देते हैं ताकि उसके लिए कोई शेल्टर जो है वो प्रोवाइड कर सकें। सो ये भी एक फॉर्म ऑफ इनेबलिंग है। फिर इसके अलावा अगर कोई क्राइम पेशेंट ने किया है तो उसके लिए किसी लॉयर को हायर करना या उसको जेल से बेल आउट करवाने की तरफ जाना, ये भी फॉर्म ऑफ इनेबलिंग है। पेशेंट को पैसे इस नियत से देना कि वो नशा खरीदने की तरफ जा सके या उसको जितनी जरूरत है, अगर वो ज्यादा पैसे मांगता है तो बिला क्वेश्चन उसको वो ज्यादा पैसे प्रोवाइड कर देना। और पीछे पता होता है फैमिली को कि ये पैसे एक्चुअली किधर लग रहे हैं, बट वो पेशेंट से कभी भी उस बारे में सवाल नहीं करेंगे। सो ऐसे बहुत सारे रवैये जो हैं वो पेशेंट को बेसिकली रिकवरी की बजाय ज्यादा उसकी बीमारी को आगे लेकर चलते हैं। इनेबलिंग को अगर हम मजीद इसको एलेबोरेट करना चाहें तो बेसिकली 2 इनेबलिंग की फॉर्म्स हमें फैमिली में नजर आती हैं। एक इनेबलिंग है जो कि आउट ऑफ फियर
की जाती है, जिसको हम डेस्परेट इनेबलिंग बोलते हैं। मोस्टली जो वाइफ्स हैं या स्पाउस हैं वो ऐसी इनेबलिंग करते हुए आपको नजर आते हैं कि उन्हें रियलिटी का पता होता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम नशा है पीछे, लेकिन वो फिर भी इसलिए सपोर्ट करते हैं कि अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर पेशेंट उन्हें बुरी बातें कहेगा या पेशेंट उन्हें डाइवोर्स करने की तरफ जा सकता है। सो वाइफ्स जो है वो आउट ऑफ फियर जब किसी भी पेशेंट की गैर जरूरी जो नशा करने की चीजें हैं उन्हें सपोर्ट करेगी, तो इसका मतलब है कि ये डेस्परेट इनेबलिंग है। फिर इसके अलावा पेरेंट्स मोस्टली जब इनेबल करेंगे तो वो आउट ऑफ फियर नहीं करेंगे, ज्यादातर वो आउट ऑफ लव करेंगे। सो इसको हम इनोसेंट इनेबलिंग बोलते हैं। सो पेरेंट्स जब भी करेंगे तो वो आउट ऑफ लव करेंगे कि पेशेंट अगर रात को 2 बजे घर आया है तो माँ बैठी रहेगी, उसके लिए दरवाजा खोलेगी, दरवाजे से उसको एंटर करेगी, फिर उसको खाना बना के भी देगी और गर्म रोटी उसको बना के देगी ताकि उसको भूख लगी हुई है तो वो खा के सोए। अच्छा, पेशेंट को जब पता है कि रात को 3 बजे भी मैं घर जाऊंगा तो कोई ना कोई मेरा इंतजार कर रहा है, तो फिर वो इस बात में मुजायका नहीं समझता कि वो रात को 4 बजे भी घर है, बिकॉज उसको पता है दैट समबडी इज देयर। सो ये जो फॉर्म है इनेबलिंग की, बेसिकली ये इनोसेंट इनेबलिंग के अंदर आती है। सो फैमिली के ये जो 2 बिहेवियर्स हैं जो बजाहिर पेशेंट को मैनेज करने के लिए फैमिली अडॉप्ट करते हैं, एक्चुअली ये उसको हर्ट कर रहे होते हैं। ये हर उस क्राइसिस को थोड़ा और आगे धकेल रहे होते हैं जो उसके नशे के मर्ज की वजह से क्रिएट हो रहा होता है, और उस क्राइसिस की वजह से हो सकता है वो किसी न किसी हेल्प की तरफ अपना रुख जो है वो मोड़ने में कामयाब हो जाए। सही देखा जाए तो ये भी तो एक तरह का नशा ही है जिसमें कि फैमिली शॉर्ट फिक्सेस करके चल रही है। एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म वो चीजों को हैंडल कर रही है और लॉन्ग टर्म वो चीजें फिर वर्स होती जा रही हैं। एग्जैक्टली। एक चीज जो कि फैमिलीज को यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत है कि किसी भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का, किसी भी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम का कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता। जब भी आप उसको शॉर्ट टर्म पे फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो वक्ती तौर पे तो आपको लगेगा कि वो क्राइसिस खत्म हो गया है या वो आज की रात सेफ्टी क्रिएट हो गई है, लेकिन अगेन सुबह वही प्रॉब्लम जो है वो आपके फेस के सामने खड़ा होगा और कह रहा होगा कि सॉल्व मी नाउ। ठीक। सो हमारे साथ यहाँ पर हमारे नाजरीन, आपको बताती चलूं कि हमारे विलिंग के कुछ प्रोफेशनल्स भी तशरीफ रखते हैं और मैं सबको दावत दूंगी कि अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन फैमिली काउंसलिंग के हवाले से आपके जहन में आता है तो आप भी हमारे प्रोग्राम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फैमिली किस तरह से पहचाने वो इनेबलिंग और प्रोवोकिंग कर रही है? फैमिली किस तरह से पहचाने कि वो इनेबलिंग और प्रोवोकिंग कर रही है? जैसे भी मैंने डिफरेंट एक लिस्ट आपको बिहेवियर्स की बताई है कि प्रोवोकेशन के अंदर क्या क्या चीजें फैमिली कर रही होती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि फैमिली पेशेंट को थ्रेट कर रही होती है कि घर से निकाल देंगे अगर तुमने नशा ना छोड़ा, अगर तुमने इन दोस्तों को ना छोड़ा तो घर से निकाल देंगे, पैसे तुम्हें नहीं देंगे। ठीक। फिर फैमिली बुरी बातें कर रही होती है कि तुम तो हो ही बेकार, तुमने तो कभी हमें कुछ अच्छा करके ही नहीं दिया, तुम तो हमारे ऊपर कोई बोझ हो। तो ऐसी बातें जब फैमिली करती है तो ये भी दूसरे की सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर रही होती हैं। नशे का जब कोई मरीज बनता है तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो ऑलरेडी काफी पुअर सेल्फ एस्टीम के साथ चल रहा होता है। सो ऐसी सूरत में जब हम उसे मजीद कुछ चीजें ऐसी बोलते हैं जो कि उसकी ईगो को हर्ट करती हैं, उसकी सेल्फ एस्टीम को, डिग्निटी को हर्ट करती हैं, तो फिर कहता है कि ठीक ही है, मैं करूं तो तब भी यही हालात है, ना करूं तो तब भी हालात है, तो फिर करता ही हूं मैं नशा। सो ये जो बिहेवियर्स हैं ये प्रोवोकेशन के अंदर आएंगे। इनेबलिंग के बिहेवियर्स क्या है कि जब फैमिली किसी पेशेंट के ऐसे रवैयों को सपोर्ट करती है जो बजाहिर उन्हें लग रहा होता है कि वो पेशेंट को नशे से दूर कर रहे हैं, जैसे हमने अभी बात की कि उसके बिल्स पे करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद से अपने शोल्डर्स पे ले लेना, फिर उसके लिए किसी शेल्टर का अलग से इंतजाम करना जो कि यूजुअली फ्रेंड्स आपको करते हुए नजर आएंगे। पेशेंट अगर पास आउट हो गया है तो उसके पास बैठे रहना, और वाइफ जो है वो अगर बेडरूम में पास हो गया है, बाज़ गाड़ी ड्राइव करके पेशेंट जो है वो ड्रंक आएगा, पास आउट हो जाएगा, तो फैमिली जो वाइफ है वो इतने बड़े पेशेंट को घसीटेगी, बेडरूम तक लाएगी, फिर उसके कपड़े भी चेंज करेगी, उसके शूज उतारेगी, और सुबह जब पेशेंट नर्म गर्म बिस्तर से उठता है तो उसको क्या ख्याल आता है कि मैं किस बुरी हालत में आया था या मैं खुद ही चल के आ गया था और ये सारा कुछ मैंने खुद ही किया है। सो अगर पेशेंट पास आउट होता है तो उसको मैनेज करना। फिर पेशेंट के साथ जब नशा वो नहीं कर रहा होता या नशे की हालत में इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता, फैमिली उस मौजू पे बात नहीं करती, बल्कि जब वो इंटॉक्सिकेटेड होता है तो फैमिली फिर उस मौजू पे बात करती है कि तुम फिर करके आ गए हो। सो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोवोकेशन और इनेबलिंग जो है वो हैं।
ये यूजुअली वो बिहेवियर है जो हमें अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में ऐसे घरों में भी नजर आते हैं, और बाज़ औक़ात मैं और आप भी ऐसे बिहेवियर शो करते दिखाई देते हैं जो कि जहां पे नशा इन्वॉल्व नहीं भी होता, लेकिन ये जब कहीं पे नशा भी इन्वॉल्व हो जाता है, नशा इन्वॉल्व होने से मुराद है कि क्रोनिक स्ट्रेस है, तो फिर ये बिहेवियर बहुत रैंडम होना शुरू हो जाएंगे। सुबह शाम दोपहर जो है वो आपको इसका एक सर्कल जो है वो फैमिली के अंदर नजर आएगा। सो इस वजह से फैमिली फिर इन चीजों को प्रोलॉन्ग भी करती चली जाती है। थैंक यू, बहुत इंफॉर्मेशन आपने बताई। आपने बताया कि इनेबलिंग और प्रोवोकिंग से डिजीज बढ़ती जाती है, रिकवरी नहीं बढ़ रही। अब रिकवरी बढ़ाने के लिए या डिजीज को कंट्रोल करने के लिए फैमिली को क्या करना चाहिए? नहीं करेगी तो क्या वो हेल्दी नहीं है फैमिली को सबसे पहले तो कुछ करने की बजाय जो वो कर रही है उसको छोड़ देना चाहिए। ये काफी बर्डन फैमिली के शोल्डर से पीछे हटा देता है कि जब हम फैमिलीज को जब हमारे पास आती हैं हम बताते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसको छोड़ दें। आपका क्या ख्याल है कि फैमिलीज फौरन छोड़ देती हैं? नहीं, फैमिलीज नहीं छोड़ती, क्योंकि फैमिली को यह तसल्ली होती है कि हमारे ये करने से एक रात ये नशा नहीं करता। फैमिली शॉर्ट टनल विजन के थ्रू देख रही होती है, शॉर्ट टर्म लेवल पर देख रही होती है कि जब मैंने लास्ट टाइम ऐसा किया था तो उस दिन ये बच गया था। पेशेंट की लाइफ फैमिली के लिए काफी बड़ा स्टेक है। सो जब आपको ये सूरत हाल वाजिया नहीं होती कि मैं क्या करूंगा तो ठीक हो जाएगा, तो अगर आपके पास ये एक विजन है कि मैंने लास्ट टाइम ये किया था तो ये उस दिन मैनेज हो गया था, तो आप ज्यादातर क्या करने की तरफ जाएंगे? आप वही पुराने बिहेवियर्स को कंटिन्यू करेंगे। सो सबसे पहले तो फैमिली को इनेबलिंग और प्रोवोकिंग को जितना वो मैनेज कर सकें, जितना वो रोक सकें, लेट्स सपोज 20% कम कर दें, फिर 40% कम कर दें, लेकिन इस दौरान फैमिली ऐसे रवैयों को सीखना शुरू करे जिससे कि पेशेंट को सपोर्ट दी जा सकती है इंस्टेड ऑफ उसकी बीमारी को हम जो सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे फैमिली को हम असर्टिवनेस सिखाने की तरफ लेके जा सकते हैं कि आप असर्टिव रवैयों को अपनाना शुरू कर दें, आप एक्नॉलेज करना शुरू कर दें कि ये मसला घर के अंदर आ चुका है। आप ऐसे लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दें अपनी पेन को जो कि आपके मुताबिक ऐसे लोग हैं जो कि आपकी इस बात को आगे कहीं पे नहीं करेंगे। सो फैमिली इस न्यूज को भी थोड़ा शेयर करना शुरू करे, बट उससे पहले फैमिली को पहले ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर करने की जरूरत है कि ये कोई मॉरल मसला नहीं है किसी भी पेशेंट का नशा करना, बल्कि ये कोई मेडिकल इशू है। जब हम उसको मेडिकल इशू कंसीडर करते हैं तो फिर हमारा जो एंगर है, फिर हमारा जो एक विजन है वो चेंज हो जाता है। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम पेशेंट को ट्रीट करने की तरफ जाते हैं, और वो है कि पेशेंट की डिग्निटी को मेंटेन रखते हुए, उसकी रिस्पेक्ट को मेंटेन रखते हुए आप मुश्किल मौजूआत पर उससे बातचीत करें, जैसे नशा छोड़ने के मौजू पे बातचीत करें। और फैमिली एक्चुअली ये सारी जो नाकामियां हैं फैमिली के हिस्से में इसलिए आती हैं कि फैमिली किसी एंड रिजल्ट को शुरू दिन से इनिशिएट कर रही होती है। यानी नशा छोड़ना जो है ये किसी एक प्रोसेस का एंड नतीजा होता है, जबकि फैमिली डे 1 से पेशेंट से डिमांड करती है कि तुम नशा छोड़ दो, ये जाने बगैर कि ये नशा जो है वो उसके लिए जिंदगी और मौत से बढ़ के कोई चीज है। उस पेशेंट को लगता है कि अगर वो नशा नहीं करेगा तो वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता। फैमिली को लगता है कि ये नशा कर रहा है, इस वजह से सारी खराबियां आती हैं। तो सबसे पहले फैमिली को पेशेंट की जो माइंड सेट है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, डिजीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और फिर फैमिली को यह भी लर्न करने की जरूरत है कि वो पेशेंट की रिस्पेक्ट, डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, प्रिजर्व करते हुए उससे कैसे बातचीत करें। और ये नुक्ता समझने की जरूरत है कि नशा छोड़ना कोई किसी प्रोसेस के नतीजे में होगा, ये कोई एंड का गोल है, ये कोई शुरू का किस्सा नहीं है, जिसके लिए फैमिली को किसी रिकवरी के प्रोसेस में इन्वॉल्व होने की जरूरत है, किसी जगह से सीखने की जरूरत है, किसी काउंसलर से राब्ता करने की जरूरत है, किसी ऐसे प्रोफेशनल से राब्ता करने की जरूरत है जो कि एडिक्शन को ट्रीट करने का माहिर हो। सो फैमिली दर्जा बदर्जा फिर इवेंचुअली अपने गोल को अचीव कर सकती है। अच्छा मैम, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि हम अपने इस प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद मैं अपने नाजरीन के सवालों के जवाब आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल जी, ठीक है जी। Islamabad, Murray, across the nation, this is
विलिंग वेज पाकिस्तान। जिंदगी है सुपर, और सुपर है तो मजा है। मजे में खुशी है, और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारतें हैं, शरारतें हैं तो मुस्कुराहटें हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट। मिसबा, अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो। गली है अपनी, अपना Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आना लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई। चाय में चीनी थोड़ी टाई। सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया DC इन्वर्टर AC लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्फे में मैंने अपने फेसबुक की वॉल पे देखा है तो बहुत सारे सवालात आपकी तरफ से भी आ रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी हमें मिल रहे हैं। कुछ सवालों को हम यहाँ जवाब जरूर देंगे,
जैसे एक सवाल है अफाफ साहिबा का, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई नशा करता है और उसकी नशे की हैबिट को क्या खत्म किया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि ये आदत जो है वो खत्म करवा दी जाए? अच्छा, जब कोई नशा करता है तो 2-3 स्टेजेस है जो कि हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि आखिर उनके नशे को हम किस कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे कुछ लोग यूजर्स होते हैं जो कि कभी कभार नशा करते हैं, जैसे ईद पे कर लिया, न्यू ईयर ईव पे कर लिया, किसी बर्थडे पार्टी पे कर लिया, किसी वेडिंग सेरेमनी में कर लिया। सो ऐसे लोगों को हम यूजर्स कहते हैं जो कि कभी कभार फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स के साथ या किसी खास मौके पे नशा करते हैं, वो कोई नशे की रूटीन को नहीं अपनाए होते। दूसरे जो कैटेगरी है नशा करने वालों की, उसे हम हैबिचुअल कहते हैं कि वो लोग जो डिफरेंट डेज पे, जैसे वीकेंड्स पे कुछ लोगों को हैबिट होती है कि वो हर वीकेंड पे थोड़ी मिकदार में नशा जरूर करते हैं, लेकिन उसके कोई बुरे असरात उनके ऊपर मुरतब नहीं होते। यानी उनकी ना तो हेल्थ मुतासिर होती है, ना मेंटल हेल्थ उनकी डिस्टर्ब होती है, ना ही सोशल रिलेशनशिप और ना ही उनकी जॉब पे कोई इफेक्ट आता है। वो मंडे मॉर्निंग को उठते हैं, शाश बशात तैयार होते हैं और अपनी जॉब पे जाते हैं। सो ये दूसरी कैटेगरी है जो कि हैबिचुअल लोगों की है कि वो थोड़ी मिकदार में वीकेंड्स पे या वो हर रोज थोड़ी मिकदार में नशा जरूर करते हैं, लेकिन उसके कोई बुरे असरात उनके ऊपर मुरतब नहीं होते। ऐसे लोगों को हम हैबिचुअल कैटेगरी में लेके आते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है वो नशे के मरीजों की है, यानी इसमें मिकदार का फर्क नहीं पड़ता, इसमें फर्क तायुन इस चीज से किया जाता है कि जब भी वो नशा करते हैं तो उनके ऊपर असरात क्या मुरतब होते हैं। जैसे मैं 2-3 चीजें बता देती हूँ कि बीमार शख्स जो है वो जब भी नशा करेगा तो ज्यादा मिकदार में करेगा, यानी क्वांटिटी बड़ी वो लेगा। आम लोग अगर 1 पैक या 2 पैक ले रहे हैं तो वो मेनली आधी बोतल या माइट भी पूरी बोतल जो कंज्यूम करने की तरफ जाए, और लार्ज क्वांटिटीज जो हैं वो उन्हें हैंडल कर सके, जबकि एक नॉर्मल बंदा जो यूजर है वो लार्ज क्वांटिटीज को हैंडल नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफरेंट वे में फंक्शन कर रहा है। जब कोई लार्ज क्वांटिटीज को हैंडल करता है फॉर ए सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, एंड आफ्टर दैट वो लार्ज क्वांटिटीज को कंज्यूम करके फिर डिफरेंट बिहेवियर जो है वो डिसरप्टिव बिहेवियर की तरफ जाता है। जैसे लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम कर ली तो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, पास आउट हो गए। ये भी एडिक्शन को शो करता है कि पास आउट होने की तरफ जाना या लड़ाई झगड़ों की तरफ जाना, या डिसीजन कोई पुअर बनाने की कोशिश करना शुरू कर देना कि ड्रंक हो गए और जिद करना कि अब गाड़ी घर नहीं ड्राइव करके जाऊंगा। और बड़ी दफा ऐसा होता है कि वाइफ जो है वो साथ बैठ के जाती हैं, या इवन दोस्त अहबाब भी है वो अलाउ करते हैं कि अगर कोई ड्रंक उनका फ्रेंड है तो वो गाड़ी चला के जाए। सो इस तरह के डिसरप्टिव बिहेवियर्स में वो इंगेज हो जाएगा। और जब कोई हम एक्सट्रीम बीमारी की भी हालत देखेंगे तो उसमें तो हर चीज ही, जैसे हमने पहले भी 4-5 एस्पेक्ट जो है वो बयान किए कि उसकी जो फिजिकल हेल्थ है, उसकी मेंटल हेल्थ है, उसकी सोशल हेल्थ है, जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, प्रोफेशनल हेल्थ है, वो ज्यादा डिटीरियोरेट नजर आएगी। लेकिन अगर वो अर्ली स्टेजेस है डिजीज की तो उसमें डिटीरियोरेशन बहुत ज्यादा तो नजर नहीं आएगी, लेकिन वो कम लेवल पे जरूर होगी। यानी जब भी वो नशा करेगा जरूर उसका मूड जो है वो बेहतर होने की बजाय खराब होगा। यूजर्स जब भी नशा करेगा उसका अगर मूड बुरा है तो वो मूड बेहतर होगा, उसको वो कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस उसका एलिवेट करेगा। लेकिन मरीज जब भी नशा करेगा मूड जो है वो ज्यादा उसका खराब होने की तरफ जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो देखना है कि ये जिस शख्स की बात कर रही है वो किस कैटेगरी में फॉल इन करता है। और दूसरी चीज कि चाहे कोई हैबिचुअल है या चाहे कोई एडिक्शन के जुमरे में आता है, अगर फैमिली कमिटेड है कि वो अपने पेशेंट को रिकवरी की तरफ लेकर जाएगी तो विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स वो यकीनन अपने पेशेंट को रिकवरी की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कोशिश करना शुरू कर दे घर में कि वो सीखे बगैर अपने पेशेंट को खुद ही मैनेज करना शुरू कर दे तो ये काफी मुश्किल सफर है जो तकलीफों से भरा हुआ है। कोई भी काम अगर आप साइंटिफिक वे में करते हैं तो उसकी होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और अगर आप इसको लेमन अप्रोच से करते हैं या किचन में कोई टोटका ढूंढते तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो बड़ा ही अच्छा आपने जवाब दिया। यकीन है कि आफाफ साहिबा को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और एक बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच भी आपने उनको दी है। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगी जो कि मोहम्मद अजलान साहब पूछ रहे कि अगर कोई हस्बैंड सिगरेट पी रहा हो, जो कि वो छुप के पी रहा हो, और उनकी बीवी को पता चल जाए कि ये सिगरेट की आदत में है
और बीवी जब उनसे इस बारे में सवाल करे और उनको उनका पैकेट दिखाए, तो ऐसे में शौहर अगर ये कह दे कि ये पैकेट मेरा नहीं है या मैं नहीं पीता, ये मेरे किसी दोस्त का है, तो ऐसी सूरत हाल में बीवी को क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे बेहतरीन चीज जो वाइफ इस सिचुएशन में कर सकती है कि फौरी तौर पे बात ना करे। अगर पैकेट देखा है तो यकीनन गुस्सा आया होगा, अगर इन्हें पसंद नहीं है कि इनके हस्बैंड जो है वो स्मोक करें, सो उस गुस्से को सेटल डाउन होने दें। सही। जब वो सेटल डाउन हो जाए, एक दिन बात ना करें, सोचें कि मुझे कैसे बात करनी है। और जो बुनियादी चीज वाइफ्स को ख्याल रखने की जरूरत होती है कि जब भी वो अपने हस्बैंड से बात करें किसी ऐसे मौजू पे जिसके बारे में उनको यकीन है कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा दोनों पे, तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट बहुत ज्यादा कर दे, ज्यादा आप जनाब करने की तरफ जाए। और रिस्पेक्ट का एलिमेंट सिर्फ आपके लफ्जों से शो ना होता हो बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी नजर आता हो, विच मीन्स के जेन्युइनली आप उस रिस्पेक्ट को मेंटेन करें और फिर उनसे बात करें कि मुझे यूं लगता है जैसे आप ये बात मुबालगे की सूरत में करें। बिकॉज अगर वाइफ को अभी श्योरिटी नहीं है तो यकीनन वो ये नहीं कह सकती कि नहीं मुझे पता है ये आप ही कर रहे हैं। वो यूं बात शुरू कर सकती हैं कि मुझे यूं लगता है कि ये सिगरेट जो है वो आप स्मोकिंग कर रहे हैं, और अगर वो कहें कि नहीं मैं तो स्मोकिंग नहीं कर रहा, तो फिर कह सकती हैं कि मैंने कल आपके पास एक पैकेट देखा था सिगरेट का, तो ये मुझे लगता है कि आप ही का है। और अगर हस्बैंड कहते हैं कि नहीं ये मुझसे कल का नहीं है, मेरे दोस्त का था, कल बस ऐसे ही मेरी पॉकेट में पता नहीं कैसे घुस गया, मुझे खबर ही नहीं हुई, तो फिर वाइफ कह सकती हैं कि अच्छी बात है अगर ये आपके फ्रेंड का है, लेकिन अगर ये आपका है तो मुझे काफी तकलीफ इस बात से पहुंची है। तो वाइफ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे कि मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हुई हूँ, जब मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है अगर ये आपका होता, तो ये जो बातचीत से पीछे ना हटे, जो उनके फियर्स हैं वो जेन्युइनली उन तक जो है वो पहुंचा दें, लेकिन रिस्पेक्टफुली और शॉर्ट बातचीत करें। बीवियों की खासतौर पे आदत होती है कि हस्बैंड कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, तो नहीं मुझे पता है, मुझे बस किसी ने मेरे कान में बता दिया था कि ये हुआ है। वो बात को ज्यादा लंबा करने की कोशिश करती हैं। मुश्किल बातचीत जितनी मुख्तसर होगी उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। सही। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक ख्वाजा नईम साहब है जो ये पूछना चाह रहे हैं, सवाल उनका ये है कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता किसी जॉब पर, हार्डली एक हफ्ता या बहुत ज्यादा भी करूँ तो एक महीना, और फ्रेंड्स की कंपनी में मैं बहुत खुश रहता हूँ, बट जैसे ही मैं आइसोलेट होता हूँ तो मेरी सैडनेस जो है वो बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इसमें वो ये जानना चाहते हैं कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। ये मेरे हाल में उन्हें ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि प्रॉब्लम क्या है। इनकी इस मुख्तसर सी बातचीत से मुझे भी समझ नहीं आ सका कि एक्चुअल मसला क्या है। यूजुअली फ्रेंड्स की कंपनी में हम सारे ही अच्छा फील करते हैं, और कभी कभार हम अकेले हों तो हमें थोड़ी लोनलीनेस भी फील होती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। जब भी लोनलीनेस फील होती है अगर तो वो किसी ट्रिगर की वजह से है, किसी इवेंट की वजह से है, तो वो जेन्युइन है, ऐसा एट टाइम्स होता है। लेकिन अगर वो बगैर किसी वजह के लोनलीनेस फील करते हैं तो इसका मतलब है कि पीछे कोई और मसला है जिसको इन्हें सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, ताकि ये कोई प्रॉपर हेल्प उसके लिए ले सके, उसे खुद मैनेज कर सके या किसी की हेल्प से मैनेज कर सके। तो सबसे पहली चीज के अगर ये अपना मसला ज्यादा डिटेल में लिखकर हमें भेजें तो हम इन्हें कोई बेहतर सजेशन जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी। हिरा साहबा पूछ रही है कि हम स्मोकिंग से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और स्मोकिंग या इस किस्म की बाकी एडिक्शन से, और ऐसा क्या हम स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं? कुछ अगर मुख्तसर सा आप इनको बता दें तो इनकी मदद। अच्छा, स्मोकिंग के हवाले से या किसी भी एडिक्शन के हवाले से एक चीज जो बुनियादी तौर पे हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एक स्लोगन अक्सर हमें नजर आता है, खासतौर पे जब वर्ल्ड टबैको डे होता है, 26 जून को वर्ल्ड टबैको डे होगा, तो आपको एक स्लोगन जगह जगह लिखा हुआ नजर आएगा, टेलीविजन पे भी इश्तहारात होते हैं, और बुनियादी उसका मैसेज ये होता है स्लोगन का कि से नो टू ड्रग्स, विच मीन्स के एक सिंपल नो कहने से आप शायद ड्रग्स को अपने से दूर कर सकते हैं। ये बुनियादी मैसेज ही बड़ा गलत है जो हमें बताता है कि अच्छा कोई मैजिकल सोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक, और ये एक ट्रैप की तरफ हमें लेके जाता है। मेन चीज ये अंडरस्टैंड करने की है कि किसी भी बड़े मसले का नो कहने से सोल्यूशन नहीं होगा, बल्कि कोई प्रोसेस के थ्रू किसी एक जगह से शुरू करके थोड़ा थोड़ा उसे हैंडल करने से हम उसको बाकायदा जो है वो सॉल्व करने के काबिल जरूर बन सकते हैं।
और अगर हमारे पास कोई प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल है तो ये सफर और ज्यादा आसान जो है और जल्दी जो है वो हो जाता है। जहां तक स्मोकिंग की बात है कि स्मोकिंग को कैसे हम मैनेज करें, तो उसके लिए भी कि सिर्फ नो कहना या ये कहना कि आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, तो ऐसी इमोशनल कमिटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप मान लें कि कोई टास्क अपना कोई गोल बना लें कि अगले 1 साल में या अगले 6 माह में मैंने अपनी स्मोकिंग को मैनेज करना है। और फिर सबसे पहला तो आप जिस चीज को मैनेज करने की कोशिश करें या छेड़ने की कोशिश करें कि जो आप अपने आइडेंटिफाई करें कि आप किस किस टाइम पे स्मोकिंग करते हैं। जैसे कुछ लोग हैं वो खाने के बाद स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग सोने से पहले स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग जो है वो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ज्यादा स्मोकिंग की तरफ जाते हैं। तो पहले थोड़ा ये देखें कि अगर कोई खाने के बाद सिगरेट पीता है तो वो खाने से पहले पीना शुरू कर दे, अपने टाइमिंग्स को थोड़ा बहुत चेंज करके देखें। सोने से पहले अगर आप पीते हैं तो आप सोने से 2 घंटे पहले पीना शुरू कर दें। सो अपने टाइमिंग्स को थोड़ा बहुत हिला के देखें कि क्या आप इसको इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो पहले थोड़ा इस पे पक्का होने की कोशिश करें। सो ग्रेजुअली जब आप अपनी उन टाइमिंग्स को मैनेज करना शुरू कर देंगे तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जैसे सुबह के टाइम पे अगर मैंने स्मोकिंग की है तो कोई हफ्ते डेढ़ के बाद के मैं शाम को नहीं करूंगा, या क्वांटिटी जो है अगर कोई 1 पैक सिगरेट का पीता है बड़ा, विच मीन्स 20 सिगरेट्स इन अ डे, तो वो कहे कि अच्छा मैं 18 सिगरेट्स आज पीऊंगा। सो आप थोड़ा बहुत मनूवर चीजों को करते हुए किसी ऐसे लेवल पे जा सकते हैं कि जहां पे आपकी ग्रेजुअली एक स्टडी प्रोग्रेस हो और आप इवेंचुअली उसको क्विट करने की तरफ जा सके। सो सेइंग नो इज नॉट अ सोल्यूशन, बल्कि कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लान जिसके थ्रू आप चीजों को कभी थोड़ा इधर से उधर करके क्वांटिटी को डिक्रीज करके फिर कुछ गैप्स को बढ़ा के पहले कम देर के लिए बढ़ाएं, फिर ज्यादा अरसे के लिए बढ़ाएं, और फिर आपको खुद भी पता चलना शुरू होगा कि आपकी थोड़ी स्किल बिल्ड होना शुरू हो गई है और ग्रेजुअली फिर आप उसको आसानी से छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, मैं सामने आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाह रहे हैं। जी मिस, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें आपने बताया कि फैमिली को हम ये ट्रेन करते हैं कि वो जो कर रहे थे वो करना छोड़ दें। तो उससे जो मैं समझ पाई हूँ ये है कि हम पेशेंट को जो है एडिक्ट जो है उसको डी एम्फसाइज करते हैं जो है। इसको थोड़ा मैं चाहूंगी कि क्या हम इसको एलैबोरेट अगर कर दें कि फैमिली कैसे डी एम्फसाइज करना चाहिए। अच्छा, ये पहला पॉइंट है जहां से वो सफर को आगाज करते हैं। यानी यूजुअली जब फैमिली हमारे पास आती है तो वो अपनी सारी की सारी एफर्ट, सारी की सारी कोशिशें जो हैं वो पेशेंट सेंटर्ड किए होते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आप अपना फोकस पेशेंट से हटाकर अपनी सेल्फ के ऊपर ले आए, अपनी सेल्फ केयर की तरफ जाएं, अपने खाने पीने का ख्याल रखें, अपनी वॉक एक्सरसाइज का ख्याल रखें, अपना जो वाटर इनटेक है वो ज्यादा बढ़ाएं ताकि आपको स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प मिल सके। फिर कोई ना कोई लिटरेचर स्टडी करने की तरफ जाएं, कोई ना कोई प्रोफेशनल से कुछ सीखने की, कुछ स्किल सीखने की तरफ जाएं। इसके अलावा अपनी 8 आवर्स स्लीप जो है उसको मेंटेन करें। जब फैमिली ये सारी फोकस जो है वो पेशेंट से हटा के कोई 20% फोकस भी वो अपने ऊपर करना शुरू कर देती है तो फैमिली को मसला थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ आने लगता है कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। लेकिन अगर वो 24 आवर्स उसी पे ही फोकस रखते हैं और इनेबलिंग और प्रोवोकेशन के थ्रू उस मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम सर्कल्स में ही चक्कर लगा रहे हैं एंड वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। सो बुनियादी चीज के फैमिली वो करना छोड़ दे, मींस फैमिली अपने ऊपर काम करना शुरू कर दे, स्किल सेट को इंक्रीज करना शुरू कर दे, ऐसे टूल्स को सीखना शुरू कर दे जो उन्हें नशे के मरीज को इफेक्टिवली डील करने में हेल्प जो है वो दे सकते हैं, ताकि जब तक पेशेंट ट्रीटमेंट सेंटर में जब तक नहीं आता तो फैमिली कुछ बुनियादी काम अपने ऊपर कर चुकी हो। और पेशेंट जब देखता है कि फैमिली अब कुछ अपना सोचना समझना शुरू कर रही है तो फिर उसको लगता है कि कुछ मैं रिलीफ में आ गया हूं कि फैमिली आजकल मेरे नशे पे बात नहीं कर रही। फिर उसको फिक्र होना शुरू हो जाती है कि आखिर जी क्यों नहीं कर रही, क्यूरोसिटी डेवलप होती है और वो बहाने से फैमिली से भी बात करने की कोशिश करता है। और इस तरह अगर फैमिली कहीं जा भी रही है तो पूछते ही आप हर रोज तैयार होकर किधर चले जाते हैं, और फैमिली अगर ये आंसर करती है कि हम कुछ काउंसलर से अपनी हेल्प ले रहे हैं तो वो कहता है मैं तो पहले ये कहता था आप लोगों को हेल्प की जरूरत है। सो पेशेंट से फोकस हटा के फैमिली अपने ऊपर फोकस करे, क्योंकि फैमिली से ही रिकवरी का सफर स्टार्ट होना है, पेशेंट से नहीं होना। पेशेंट बाद में किसी जगह पे जाके तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होगा। ये तो हमने उन पेशेंट्स की बात की जो कि अगर किसी रिकवरी प्रोसेस में भी नहीं आए और उसमें फिर हम फैमिली को सिखाते हैं कि कैसे डी एम्फसाइज करें।
यही चीजें हम उन फैमिलीज को भी बता सकते हैं कि अगर उनकी पेशेंट रिकवरी यानी ट्रीटमेंट प्रोसेस में आ चुके हैं उसमें भी फिर हम ये चीजें बताएं। ये कंटिन्यूटी के अंदर ही चलेंगी कि अगर पेशेंट घर पे है तो फैमिली को डिफरेंट टूल सीखने की जरूरत है। जब पेशेंट ट्रीटमेंट सेंटर में आ जाता है तो यहाँ पे हालात अब मुख्तलिफ होते हैं, यहाँ पे फैमिली को डिफरेंट तरीके से पेशेंट को डील करने की जरूरत है। देन एक स्टेज है कि पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट के बाद घर भी चला जाता है तो वहां पे फैमिली को डिफरेंट टूल्स की जरूरत है जो कि फैमिली ट्रीटमेंट के दौरान ही प्रोसेस में सीखती है या बाद पे अपने सेशंस के दौरान फैमिली सीखती है कि अब मुझे कोई मसले जो पेश आ रहे हैं वो डिफरेंट नौइयत के हैं, अब मैं उन्हें कैसे सॉर्ट आउट करूं। रिकवरी जो है ये कोई स्टेज डिपेंडेंट प्रोसेस है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ये टाइम के साथ साथ प्रोग्रेस करता जाएगा। हो सकता है जो मसले आज किसी फैमिली को दरपेश हैं जो कि पेशेंट घर के अंदर है अभी वो मुख्तलिफ नौइयत के होंगे, लेकिन यही पेशेंट जब ट्रीटमेंट के प्रोसेस में से गुजरता है तो उसके मसले मुख्तलिफ नौइयत के हो जाते हैं। यही पेशेंट जब रिकवरी के प्रोसेस में होता है जो कि ट्रीटमेंट के बाद शुरू होता है, जो इंडोर ट्रीटमेंट है, आउटडोर में जब वो शिफ्ट होता है तो फिर मसले कुछ मुख्तलिफ नौइयत के हैं, विच मीन्स के फैमिली को भी फिर अपने ऊपर काम करते रहने की जरूरत है, अपने टूल किट को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है ताकि वो वक्तन फवक्तन जो भी मसाइल पेश आते हैं वो पहले से तैयारशुदा चीजों के ऊपर चल रहे हों, पहले से उन्हें पता हो कि ये चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं और इन्हें मैनेज कैसे किया जाएगा। इसे एक लास्ट सवाल है मेरा, काफी ज्यादा मेरे इकट्ठे हो रहे थे कि जब हम बात करते हैं कि आपने थोड़ी देर पहले जब बात की कि रिकवरी में जाना या नशा छोड़ना ये हमारा लास्ट टारगेट होता है, ये प्रोसेस से हम चलते चलते ही लास्ट पे आती है। जब कोई पेशेंट ट्रीटमेंट में आ जाता है तो फिर फैमिली को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उससे? यहाँ से जाने के बाद 10,000 फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि वो तो अब नशे के बारे में सोचेगा भी नहीं, या वो नशा उसको प्रोबेशन पीरियड किस्म का भेज देते हैं कि अब हम देखेंगे कि तुम क्या करते हो। तो बेसिकली मेरा यहाँ सवाल ये है कि फैमिली की क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए एक ऐसे पेशेंट से जो कि अभी रिकवरी के प्रोसेस में नया है? देखिए, जब भी कोई फैमिली हमारे पास नहीं आती है तो बुनियादी तौर पे वो आके हमसे ये बात नहीं करते कि हम इसलिए लेकर आए हैं कि ये मरीज है और काइंडली आप इसका ट्रीटमेंट करके तो बताएं कि हमने क्या करना है, ठीक है, और इसको मैनेज करें। हमारे पास फैमिली यूजुअली आती है तो आके ये कहती है कि ये मरीज है, इसको बिल्कुल फिट फाट पहले से भी ज्यादा जबरदस्त बना के इसकी ओवरऑलिंग करके हमें दे दे, विच मीन्स दैट दे डोंट कंसिडर कि ये बीमार है। नंबर 2, उनका ये ख्याल है कि जो भी कुछ करेंगे वो आप ही करेंगे क्योंकि आप प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि आप फीस ले रहे हैं तो सारा कुछ आप ही करेंगे। जबकि हम बात कर रहे हैं कि जो एडिक्शन है वो फैमिली डिजीज भी है। इसका मतलब है कि इस पूरे रिकवरी के प्रोसेस में 3 स्टेक होल्डर्स हैं। नंबर 1 फैमिली, नंबर 2 प्रोफेशनल एंड नंबर 3 पेशेंट। ये तीनों के हिस्से का कोई काम है जो कि वो अपना अपना काम करेंगे तो हम रिकवरी की तरफ जो है वो जा सकते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि जो इंडोर ट्रीटमेंट है जो कि एक स्टैंडर्ड 90 डेज का या 100 डेज का या कहीं पे 30 डेज का भी ट्रीटमेंट होता है। ये जो 100 डेज का ट्रीटमेंट है ये कोई प्री रिक्विजिशन काम है रिकवरी के लिए। दिस इज नॉट रिकवरी, ठीक। रिकवरी के लिए मिनिमम से मिनिमम 2 ईयर का अरसा दरकार होता है और ये जो हम काम प्री रिक्विजिशन वर्क करते हैं ये बेसिकली पेशेंट को प्रिपेयर करता है आउटडोर काम के लिए। डिजीज जो है एडिक्शन की ये एक्यूट इन नेचर है, जो सिम्टम्स पैदा होती हैं वो एक्यूट होती हैं, लेकिन जो उसका डिजास्टर पूरा चल रहा होता है वो लॉन्ग टर्म आपको मैनेज करना होता है। इंडोर ट्रीटमेंट सिर्फ एक्यूट फेज को डील करता है जिसमें विड्रॉल सिम्टम्स मैनेज की जाती हैं, जिसमें पेशेंट को एजुकेट किया जाता है, जिसमें उसको कुछ बुनियादी ट्रेन किया जाता है, जिसमें उसकी डिनाइल मैनेजमेंट पे कुछ काम होता है। लेकिन असल काम जो है वो आउटडोर में जाके शुरू होगा और आउटडोर से फिर आगे 2 इयर्स तक, मिनिमम से मिनिमम 2 इयर्स। और अगर हम देखें तो कुछ पेशेंट जो है वो 5 इयर्स के बाद भी रिकवरी को गेन करते हुए हमें नजर आते हैं, विच डज नॉट मीन के पेशेंट दोबारा नशों की तरफ जाएगा, विच मीन्स के पेशेंट कभी कोई स्लिप की तरफ जा सकता है या कोई इमोशनल डिफिकल्टीज उसको आ सकती हैं जिसको उसे मैनेज करने के लिए कोई प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। पेशेंट अपने फॉलोअप्स को अटेंड करेगा, कोई आफ्टर केयर प्रोग्राम के अंदर जाएगा या कोई एनए मीटिंग्स को अटेंड करेगा ताकि वो अपनी बहाली को मेंटेन कर सके। मेंटेनेंस जो है वो कोई 2 साल के बाद का काम है, उससे पहले का अर्ली रिकवरी के अंदर जो है वो नहीं आ जाती। अब मैं चाहूंगी कि मिस हुमैरा काफी देर से क्वेश्चन पूछना चाह रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन। मैं बहुत नॉलेज मिला आपकी इन बातों से। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मैं अपनी फैमिली से रिलेटेड करना चाह रही हूँ। एक्चुअली हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो मेरे जो ग्रैंड फादर जो है वो स्मोक करते हैं।
तो मैं जब भी उनके पास जाती हूँ उनसे कहती हूँ कि ये जो स्मोकिंग है ये बहुत बुरी चीज है, ये डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो वो जिस तरह ढलती उनकी दाल बराबर वगैरह में खराब होता है ना, मुझे कोई वाली सिचुएशन फेस करना पड़ती है। मतलब मैं जो काउंसलिंग उनकी करना चाहती हूँ मैं कर नहीं पाती, उसमें कौन कौन सी इंटरेंसेस आती है मुझे नहीं पता चलता कि क्या रकम चांसेस होते हैं इस तरह के कि मैं वो काउंसलिंग उनकी मेरी फुल राय होती है कि मैं उनको इस तरह से डील करूँ जिस तरह से कि मैं अपने थर्ड इंडिविजुअल को डील कर रही होती हूँ, कोई फैमिली का लिंक उसमें ना है। लेकिन वो सिचुएशन कुछ इस तरह की बनती है कि वो उस ट्रैक पे आती नहीं है और मैं अभी तक उनको जो है वो स्मोक के उस ट्रैक पे ले ला सकती हूँ, वो स्मोकिंग क्विट करने की तरफ सोच भी सके। मैं जब भी उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ वो कोई सिचुएशन इस तरह की बना देते हैं कि बात वो ट्रैक से हट जाती है, उसके लिए मुझे आपको वो आपके एक्चुअली ग्रैंडफादर है ना, तो वो ट्रैक से हटा सकते हैं आपको। अच्छा, बुनियादी चीज जो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की है कि सिगरेट स्मोकिंग जो है आप उसको ले रही हैं कि ये कोई बुरी चीज होती है, जबकि ये एक हेल्थ हैजर्ड है आपके ग्रैंड पेरेंट के लिए। दैट इज वाई कि आप चाहती हैं कि वो अगर स्मोकिंग नहीं करेंगे तो वो ज्यादा बेटर हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं, यही मकसद है आपका। सो अगर आप ये बात करने की बजाय कि सिगरेट बुरी चीज होती है, ये आपके ग्रैंडफादर को ऑलरेडी पता होगा कि ये बुरी चीज है, ठीक, उन्हें ये भी पता होगा कि इससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जनरेट होते हैं। आफ्टर ऑल वो भी टेलीविजन देखते होंगे, वो अखबार पढ़ते होंगे। बुनियादी चीज देखने की है कि आपको ये सवाल करना चाहिए कि जब आपको ये पता है कि ये हेल्थ हैजर्ड है या ये कोई हेल्थ इश्यूज इससे जनरेट होते हैं, तो फिर मुझे लगता है आपको डिफिकल्टी होती है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। आप चाहती हैं कि वो विल पावर के बलबूते पे इसको अचानक छोड़ दें, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि से नो टू ड्रग्स इज इनफ, जबकि कहानी इससे शुरू होती है, इसका जो अंजाम है यहां तक नहीं होता। आप शुरू कर सकती हैं कि आपको कोई डिफिकल्टीज आती होंगी, शायद आपको ये ना छोड़ना आता हो, सो क्या आप मेरे साथ शेयर करेंगे कि कैसे हम इसको छोड़ने की तरफ जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपने कही कि मैं उन्हें किसी थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट करने की कोशिश करती हूँ, जबकि आपके पास एक बड़ी इमोशनल पावर है जो कि इन्फ्लुएंस रखती है उनके ऊपर। आफ्टर ऑल आप उनकी ग्रैंड डॉटर हैं, आपके साथ उनकी इमोशनल वाबस्तगी काफी ज्यादा होगी। सो आप उस इमोशनल वाबस्तगी के थ्रू उन्हें ज्यादा सपोर्ट कर सकती हैं कि आप मुझे बताएं कि कैसे चीजें आप देखते हैं जब आप स्मोकिंग करते हैं, क्या डिफिकल्टी आती है, क्या कभी आपने छोड़ने की कोशिश की, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ मैंने कई दफा करने की कोशिश की और मैंने छोड़ भी दिया। लेकिन अगर आज भी वो कर रहे हैं तो आप कह सकती हैं कि इसका मतलब है कि आपने फिर कई दफा शुरू भी दोबारा किया होगा, तो यकीनन आपको कोई डिफिकल्टी आती होगी तभी आपने शुरू किया होगा, अदरवाइज तो आप कभी भी ना चाहते ऐसा, ठीक। सो वो डिफिकल्टीज को एक्सप्लोर करें कि क्या डिफिकल्टीज हैं, फिर आप उन्हें छोटे छोटे सोल्यूशंस की तरफ लेके जा सकती हैं। सो ये विल पावर और स्किल पावर का कोई कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा जिसके बाद वो इसको छोड़ने की तरफ जा सकते हैं। आपने जिस तरह भी कहा कि मुझे थर्ड पार्टी की तरफ ट्रीट नहीं करना चाहिए, मैं अपनी अर्ली एजुकेशन की बात करूँ कि जब मैंने अपने ग्रेजुएशन में या गेस्ट लेवल पे मैंने स्टडी स्टार्ट की अपनी एज साइकोलॉजिस्ट मेरा 20 सफर में तो स्टार्टिंग पे था, तो हमारे जो एक टीचर थी वो प्रोफेसर थी डॉक्टर रुखसाना, उन्होंने हमें कहा था कि आपने अपने फैमिली मेंबर्स को डायग्नोसिस नहीं देनी, मतलब आपने ये नहीं कहना है कि आपको शिज़ोफ्रेनिया हो गया है, आपको बाइपोलर हो गया है, आपको कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया। उन्होंने कहा था आपने अपने फैमिली को इस तरह से नहीं ट्रीट करना कि आप उनको डायग्नोसिस देना स्टार्ट कर दें। मेरे बस माइंड में वो चीज स्टक थी, तो मैं इसलिए उनको इस तरह से ट्रीट कर दी। एक्चुअली बीइंग प्रोफेशनल या बीइंग साइकोलॉजिस्ट हमारे ये एथिक्स के अंदर है कि हम किसी को भी, नॉट अलोन फैमिली मेंबर, हम किसी को भी डायग्नोसिस ना करते फिरें कि फलां जो है वो बाइपोलर टेंडेंसी के साथ है या फलां जो है वो, क्योंकि हमारी प्रोफेशनल एक्सपर्टी जो है वो आम लेमैन से ज्यादा बेटर होती है। सो हमारे लिए आसान है ऐसे रवैयों को आइडेंटिफाई करना जो भी किसी डायग्नोसिस की तरफ लीड कर सकते हैं। लेकिन बीइंग प्रोफेशनल हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि दैट इज अवर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम मशवरों की तरह, मुफ्त मशवरों की तरह मुफ्त डायग्नोसिस ना देते फिरे। अनटिल अनलेस कोई बंदा आपके सामने टेबल पे आके बैठता है, अपना प्रॉब्लम बयान करता है और फिर वो आपसे हेल्प मांगता है, तो इस सिनेरियो में आप उसको हेल्प जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आपके टीचर ने ये आपको बिल्कुल नहीं कहा होगा कि आपका अगर कोई लव वन बीमार हो जाए तो आप उसको ट्रीट भी ना करें, ठीक, और आप उसको बिल्कुल डॉक्टर ही बन के ट्रीट करें कि आप चूंकि अब प्रोफेशनल हैं तो अब आपके दरमियान जो एक इमोशनल कनेक्शन है वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि आप इसको एक स्ट्रेंथ के तौर पे यूज कर सकती हैं। उनके साथ ज्यादा क्लोज होने पे पहले अपने आप को ट्रस्ट वर्दी उनके लिए बनाएं और उनके लिए ये ना कहें कि ये कोई सिगरेट जो है कोई बुरी बात है, बल्कि इसका मतलब है कि उन्हें कोई मसला है जिसकी वजह से कुछ सिगरेट से सहारा उन्हें मिलता है। सो उन खलास को आइडेंटिफाई करके उधर काम करने की जरूरत है और वो आप बड़ा अच्छा कर सकती हैं। कि एक सवाल में सिकरा से भी हम
शामिल करेंगे। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसे एडिक्शन एक फैमिली डिजीज है, ठीक है, इसमें ना सिर्फ पेशेंट जो है इस बीमारी की लपेट में आता है, बल्कि फैमिली भी जज्बाती तौर पे इस बीमारी की लपेट में जो है वो आ जाती है, जिस दौरान जो है वो फैमिली की रिट भी खराब हो जाती है। अब फैमिली अपनी रिट दोबारा से कैसे बहाल करे? अच्छा, ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स के दौरान जो है वो फैमिली को करना पड़ेगा। बुनियादी गलती फैमिली जो करते हैं जब भी एक्टिव एडिक्शन में उनका कोई प्यारा होता है कि वो ऐसी बातें भी पेशेंट से मनवाना छोड़ देते हैं जो पेशेंट आसानी से मान सकता है। और अगर हम ये कहें कि फैमिली लर्नड हेल्पलेसनेस का शिकार हो जाती है एक्टिव एडिक्शन के दौरान, क्योंकि वो पेशेंट को ये बातें ज्यादा मनवाने की कोशिश करते हैं कि तुम नशा छोड़ दो, और अगर वो जब नहीं छोड़ सकता तो फिर फैमिली ग्रेजुअली उन बातों से भी पीछे हटना शुरू हो जाते हैं जो कि वो उनकी पहले मानता होता है। ठीक, सो जब हम रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो फैमिली अपनी छोटी छोटी बातें उससे मनवाना शुरू कर दे, जैसे हम ग्रीन स्टैंड्स भी कहते हैं, वो छोटी बातें जो कि विद इन 1 मिनट पेशेंट कर सकता हो और आपको पहले से यकीन है कि ये बात वो मान लेगा। सो जैसे पेशेंट अगर स्विच बटन के पास खड़ा हुआ है तो फैमिली से कहती है कि अच्छा ये लाइट जो है ऑन कर दो, ऐसे ही, और वो ऑन कर देता है। पेशेंट पास बैठा हुआ और साथ ही रिमोट है, फैमिली कहती है ये जरा बेटा रिमोट मुझे पकड़ा दो, वो उठा के तो पकड़ा देगा। यानी जिस बात के बारे में पहले से फैमिली को पता है कि ये वो 100% मान लेगा, फैमिली उन बातों से इनिशिएट करने की तरफ जाए। अच्छा, ये जो छोटी छोटी बातें फैमिली जब बनवाएगी तो पेशेंट का जो ब्रेन है वो बातें मानने की तरफ उसका माइंडसेट बनना शुरू हो जाएगा। और फैमिली को जब यस बार बार सुनने को मिलता है छोटी छोटी बातों पे, तो फैमिली के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ वो कुछ बातें पेशेंट से मनवा सकते हैं। फिर ग्रेजुअली ये आगे लीड करता है कि फैमिली को जब इतनी ट्रेनिंग हो जाती है तो फैमिली उन बातों को मनवाना शुरू करती है जो थोड़ी कदरें मुश्किल होती हैं, लेकिन फैमिली को अंदाजा होता है कि ये पेशेंट थोड़ी हील हुज्जत से मान जाएगा। सो फैमिली उन पे निगोशिएट करती है। थोड़ी देर के बाद पेशेंट जब मान जाता है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। फिर एंड पे रेड स्टैंड्स आते हैं जो बुनियादी बड़ी बातें हैं, जैसे ड्रग नहीं करोगे, ये कोई रेड स्टैंड्स की बात है जो कि फैमिली फिर बाद में मुसलसल ट्रेनिंग के थ्रू गुजरते हुए फैमिली सीखती है। सो फैमिली वहां से सफर शुरू करे जो बातें वो मान सकता है। ग्रेजुअली पेशेंट के साथ उसकी रिट स्टैब्लिश होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक्टिव एडिक्शन में सिनेरियो जो है वो बिल्कुल रोल रिवर्सल हो चुके होते हैं। फैमिली बात मनवाने के बजाय फैमिली बात मान रही होती है और पेशेंट की ट्रेनिंग एक्टिव एडिक्शन में हो रही होती है कि वो बातें मनवाने का माहिर जो है वो बनना शुरू हो जाता है। सो थ्रू बेबी स्टेप्स, थ्रू ग्रीन स्टैंड्स, लश ग्रीन स्टैंड्स के जो पेशेंट खुशी से छलांगे लगाता लगाता माने। जैसे अगर आपको पता है कि मेरे किसी प्यारे को जो नशे का मरीज भी है उसको आइसक्रीम पिस्ताशियो फ्लेवर बहुत पसंद है, और अगर आप लेकर आते हैं ट्रे में और कहते हैं कि आओ दोनों बैठ के खाते हैं, तो वो क्या करेगा? वो मान जाएगा और बड़ी खुशी से मानेगा कि हाँ बिल्कुल चलो। सो ये लश ग्रीन स्टैंड्स है। सो ग्रीन स्टैंड, उसके इन बिटवीन कुछ लश ग्रीन स्टैंड्स मनवाते रहे फैमिली, और फिर फैमिली के अंदर एक रिट एस्टैब्लिश जो है वो उसकी ग्रेजुअली होगी। मुझे यकीन है नाजरीन आज का ये जो Q&A सेशन है ये भी आपके लिए बहुत मददगार साबित हुआ होगा, और हम इसी होप के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि हम अपना सा काम कर सके, और आप हमारे साथ इन टच रहिएगा। अगले हफ्ते इसी टाइम पर हम इसी किस्म की कुछ डिस्कशंस आपके साथ दोबारा से करेंगे, और आपके सवालों का हमें इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।